मछली पकड़ने के लिए मछुआरे जब समंदर में गए थे शिप से, तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि समंदर में पहुंचकर इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि ये मछुआरे किसी छोटे मोटे ग्रुप में नहीं थे, बल्कि इसमें थे पूरे 47 लोग। मछली की तलाश में ये समंदर से 10, 20, 50 किलोमीटर नहीं, बल्कि 20 से समंदर में जा चुके थे करीब 300 किलोमीटर अंदर। रात के लगभग 2 बजे कैप्टन को एहसास हुआ शायद शिप के पिछले हिस्से में धमाका हुआ है। जब तक वे प्रॉब्लम को समझ पाते बहुत देरी हो चुकी थी। ये शिप थी FV अलास्का रेंजर। Was the Alaska Ranger taking other chances to get to the fish? Coast Guard investigation into the sinking of the Alaska Ranger. The Alaska Ranger went down early Sunday morning in rough seas with 8-foot waves and 25-knot winds. With Alaska's extreme environment, something on their fishing boat went wrong. स्टोरी की शुरुआत हुई आज से लगभग 16 साल पहले मार्च सन 2008 से। यूएस के सबसे बड़े स्टेट अलास्का में कुछ मछुआरे समंदर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनकी यह फिशिंग कई दिनों तक चलने वाली थी, इसलिए शिप में मौजूद पूरे 47 क्रू मेंबर के लिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। इन्हें समंदर में जाकर मछली पकड़ने तथा वापस लौटने में हफ्तों लगने वाले थे। फाइनली इनका शिप अलास्का के डच हार्बर से रवाना हुई, जो काफी लंबी यात्रा के बाद 23 मार्च सन 2008 को समंदर के बीच पहुंच चुकी थी पेट्रोल बैंक नामक जगह पर, जो समंदर तट से था लगभग 300 किलोमीटर पश्चिम में। अलास्का रेंजर का अब तक का सफर बिल्कुल नॉर्मल था, सारी चीजें चल रही थी प्लान के अनुसार ही। पर आज 23 मार्च के दिन कैप्टन को एहसास हुआ समंदर की लहरें बाकी दिन की अपेक्षा अलग हैं। साथ ही साथ उन्हें इन्फॉर्म किया गया था कि उस एरिया में आज तूफान रहेगा। दोपहर होते होते इसका सिग्नल भी देखने को मिला, क्योंकि हर रोज की अपेक्षा आसमान में आज बादल थे। एक तरफ कैप्टन तथा उनके सहयोगी क्रू आने वाले तूफान पर नजर रख रहे हैं, तो दूसरी ओर बाकी क्रू मेंबर जिन्हें दिया गया था किचन का काम, वे खाने की तैयारी कर रहे हैं। शिप में पूरे 47 लोग भले ही थे, पर इन्हें 2 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया था, जिनमें से आधे लोग दिन में काम करते थे तो बाकी रात के वक्त। इसलिए जहां एक ग्रुप सारा टास्क पूरा करके स्लीपिंग रूम में आता था, तो उसी टाइम दूसरा ग्रुप वहां से निकल जाया करता। जैसा कि हमने बताया, ये समय था मार्च का, साथ ही साथ वह एरिया है अलास्का के बिल्कुल नजदीक, इसलिए वहां तापमान बिल्कुल डाउन रहता है। इसलिए समय समय पर शिप के इंजन रूम की जांच करना बहुत जरूरी होता था। इस तरह 23 मार्च का दिन खत्म हुआ, हो चुका था अंधेरा। अभी तक तो सारी चीजें नॉर्मल थी। ये मछली पकड़ते हुए कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे थे। रात के लगभग 8:15 बजे कैप्टन को बीप जैसी आवाज सुनने को मिली, जो ये सिग्नल दे रहा था कि रडर में कोई प्रॉब्लम है। सच का पता कर पाते इससे पहले पानी अंदर आने लगा। कैप्टन देरी न करते हुए कैबिन में मौजूद क्रू को इसके बारे में अलर्ट किए। बताया गया रडर रूम में पानी लीक कर रहा है। ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। अब तक पूरे शिप में इमरजेंसी अलार्म बजने लगे थे। जो भी क्रू मेंबर दूसरे शिप में थे सो रहे थे, वे भी नींद से जाग गए। सभी बाहर आकर इमरजेंसी का पता लगाने लगे, क्योंकि शिप के रडर रूम से पानी का अंदर आना बहुत बड़ी बात थी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसी टाइम 2 क्रू मेंबर ट्रांसफार्मर रूम में गए, ये जानने के लिए कहीं वहाँ पर भी तो प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पहुँचकर देखा गया तो सारी चीजें नॉर्मल थी। इधर उधर देख ही रहे थे, पता चला नीचे से पानी आ रहा है। स्टार्टिंग में ये सच पता लगाने में बिजी थे कि आखिर पानी आ कहां से रहा है। अभी के लिए इनका पूरा फोकस है कैसे भी करके अंदर भर रहे पानी को बाहर निकाला जाए, क्योंकि यह प्रोपेलर रूम से पानी को अंदर आने से नहीं रोका जा सकता था। जब इन्हें एहसास हुआ कि शायद अब शिप को डूबने से नहीं बचाया जा सकता, तो ये जल्दी से कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट किए। उन्हें सारी सिचुएशन बताई गई, साथ ही साथ उन्हें अपना लोकेशन भी बताएं। देरी न करते हुए 2 रेस्क्यू डाइवर 2 हेलीकॉप्टर से निकल पड़े शिप को ढूंढने। ये जो 2 हेलीकॉप्टर अभी अभी निकली थी, ये बीच से नहीं थे। ये थे वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर किसी शिप पर, क्योंकि यही वह शिप है जो उस वक्त थी उससे सबसे नजदीक। चीजों को समझने में ही करीब 1 घंटे लग गए। जब इन्हें एहसास हुआ कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता, तो इन्हें एक ही चीज समझ में आया कि जितना लेट हो सके ये शिप को डूबने से रोके रखें। इसके लिए ये 4 हाइड्रोलिक पंप को भी ऑन कर दिए, जो चलती थी इलेक्ट्रिक पावर से। पर जिस स्पीड से पानी इंटर कर रहा था, चारों हाइड्रोलिक पंप मिलकर भी सारे पानी को नहीं निकाल सकते थे। पर फिर भी शिप के डूबने की रफ्तार को धीमा किया जा सकता था। इसी तरह अगले 4 घंटों तक चीजें चलती रही। इसी दौरान सभी क्रू लाइफ जैकेट वगैरह पहन लिए। पूरे 5 घंटे बाद पानी जब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट तक पहुंच गया, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली ही गुल हो गई। यानी अब तक जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ऑन थे
बिजली से चलने वाले सभी उपकरण बंद हो गए। ऐसा होते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। यानी जो शिप पिछले 5 घंटों से बिल्कुल धीमे धीमे डूब रही थी, इलेक्ट्रिक पावर बंद होने की वजह से चारों हाइड्रोलिक पंप भी बंद हो गए। यानी जो पानी अब तक बाहर निकाला जा रहा था, जिससे शिप की डूबने की रफ्तार कम थी, वह बढ़ गई। शिप तेजी से डूबने लगा। इस टाइम रात के 12 बजने वाले थे। शिप के डूबने की स्पीड जिस तरह तेज हुई थी, इस हिसाब से वह कब डूब जाए कोई अंदाजा नहीं। देरी न करते हुए लाइफ बोट उतारा गया, पर यह लाइफ बोट काफी छोटी थी। उस पर पूरे 47 लोग नहीं जा सकते थे। यहाँ उस लाइफ बोट पर कितने लोग आएंगे ये प्रॉब्लम तो थी ही, पर इससे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कोई उस बोट पर जा नहीं रहा था, क्योंकि पानी का तापमान था 4 डिग्री सेल्सियस। इन्हें डर है इतने ठंडे पानी में जाने से यह हाइपोथर्मिया से मारे न जाएं। समय के साथ सिचुएशन जब और भी खराब होने लगी तो न चाहकर भी उन क्रू मेंबर को पानी में कूदना पड़ा। जब पहला बंदा कूदा तो बाकी लोग यही देख रहे थे क्या वह सरवाइव कर पाएगा ठंडे पानी में या फिर नहीं। पानी में जाने के बाद वह क्रू मेंबर बिल्कुल सही सलामत था। ये देखकर भी कोई भी क्रू मेंबर नीचे उतरने को रेडी नहीं है। इसी तरह वे अगले आधे घंटे तक शिप पर ही रहे। जब इन्हें एहसास हुआ कि शिप पूरी तरह से डूब जाएगा तो उनमें से कुछ लोग पानी में उतरे, जबकि बाकी लोग अभी भी शिप पर ही थे। पर 2 बजे के बाद शिप पूरी तरह से डूब गया। इस तरह न चाहकर भी सभी को पानी में ही आना पड़ा। शिप के डूबते समय जो भी क्रू मेंबर लाइफ बोट के पास थे वे तो सुरक्षित हो गए, पर मैक्सिमम लोग अभी भी पानी में ही थे, जो बड़े मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम से मदद मांगे हुए लगभग 1.5 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। अब तो शिप भी डूब चुका है, पर उनका कोई अता पता नहीं। अगर उन्हें आने में ज्यादा देरी हुई तो जो लोग बोट में है वे लोग तो जीवित बच जाएंगे, पर जो मैक्सिमम लोग पानी में थे उनका जीवित बचना नामुमकिन होगा। इसके बाद 47 लोगों के साथ हुआ क्या ये जीवित बच पाए? ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर शिप के साथ हुआ क्या था जो इतनी आसानी से समंदर में डूब गई। पूरा सच जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना होगा, जब कैप्टन थे निचले डेक में, जब उन्हें इमरजेंसी बीप की आवाज सुनने को मिली थी। सच जानने के लिए जब वे सामने वाले डेक के दरवाजे के पास पहुँचे, उसे ओपन करने की कोशिश किए तो उस तरफ से पानी आने लगा। उसे बंद करके ऊपर कैबिन तक ये खबर पहुँचाएं, रडर रूम में पानी भर रहा है, सच का पता लगाएं, पानी भरने से रोका जाए। यदि हम उस शिप के रडर के बारे में थोड़ा सा जाने तो ये होता है शिप के प्रोपेलर के पीछे के साइड, जो प्रोपेलर की अपेक्षा ग्राउंड से कुछ ज्यादा ही ऊपर होता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। यानी शिप का जो हिस्सा बाकी पार्ट की अपेक्षा ऊपर है, उस पर किसी तरह का इम्पैक्ट पड़ना नॉर्मल बात नहीं थी। पर इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पानी अंदर आ रहा था उसी हिस्से से। जांच जब और आगे बढ़ी तो शिप के सारे डैमेज तथा लीकेज को वापस से चेक किया गया। जांच में जब आगे की कड़ी को वापस से जोड़ा गया तो इन्वेस्टिगेशन टीम को कुछ और बातें पता चली। धीरे धीरे पानी का लेवल जब इलेक्ट्रिक पार्ट तक पहुंचा तो शॉर्ट सर्किट की वजह से इलेक्ट्रिक पावर ही बंद हो गया, जिससे चारों हाइड्रोलिक पंप ही बंद हो गए थे, जिसके बाद शिप के डूबने की रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई। यदि कहा जाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल इस हादसे के लगभग 19 साल पहले ईयर 1989 में चारों पंप इलेक्ट्रॉनिक पंप नहीं थे, बल्कि थे मैकेनिकल पंप। यानी ऐसे सिचुएशन में यदि इलेक्ट्रिक पावर बंद भी हुआ तो फिर भी वे चारों पंप बंद नहीं होते। इसी टाइम शिप में हुए एक और प्रॉब्लम का खुलासा हुआ। चारों हाइड्रोलिक पंप बंद होने तथा इलेक्ट्रिक पावर कट होने की वजह से हाइड्रोलिक दबाव बिल्कुल कम हो गया। यानी प्रोपेलर पर हाइड्रोडायनेमिक फोर्स बिल्कुल 0 हो गया, जिससे उसका पिच बिना रोटेशन चेंज किए बगैर उलट गया। यानी जो प्रोपेलर शिप को आगे की तरफ ले जा रहा था उसका फोर्स हो गया पीछे की ओर। यानी शिप में पानी भरने से वह नीचे तो जा ही रही थी, साथ ही साथ पिच के उल्टा होने से वह और तेजी से जाने लगी। पर अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल था, इन सारे सिचुएशन में रडर के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि उसमें सुराख हो गया और शिप में भरने लगा पानी? ये जानने से पहले हमें शिप के कुछ कमियों को जानना होगा, जो थी सन 1973 के टाइम ही, जब इस शिप का निर्माण किया गया था। दरअसल स्टार्टिंग में इस शिप को इस तरह के खराब वेदर में चलने के लिए नहीं बनाया गया था, इसीलिए प्रोपेलर को सपोर्ट देने के लिए कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं दिया गया था। ऐसे सिचुएशन में जब शिप खराब वेदर में पहुंची तो प्रोपेलर में इतना ज्यादा कंपन हुआ
कि उसका एक हिस्सा ही शिप से उखड़ गया, जिससे रडर रूम के नीचे के साइड बन गया एक बहुत बड़ा सुराख। यानी हम जिस रडर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे उसमें कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। रडर रूम में सुराख हुआ था प्रोपेलर के टूटने की वजह से, और इसके बाद वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शिप समंदर में डूब गया, जबकि सभी 47 क्रू मेंबर जान बचाने के लिए मजबूर थे। शिप के डूबने के आधे घंटे बाद रेस्क्यू टीम के दोनों हेलीकॉप्टर पहुंचे। बचाव टीम तो पहुंच चुकी थी, पर अंधेरा होने की वजह से किसी भी क्रू मेंबर को देखना पॉसिबल नहीं था। इस टाइम क्रू मेंबर ने भी समझदारी दिखाया। उन सभी के पास इमरजेंसी टॉर्च था। वे हेलीकॉप्टर के पायलट की ओर इशारा किए। इस तरह रात होने के बावजूद वे आसानी से देख पा रहे थे कि नीचे कोई है। उनकी टार्च की रोशनी ऐसी लग रही थी मानो जैसे आसमान में तारे टिमटिमा रहे हो। अब तक 13 से 14 लोग लाइफ बोट में जा चुके थे, जबकि बाकी बचे लोग अभी भी पानी में ही थे। कुछ तो सेफ थे तो कुछ बड़े मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे। दोनों हेलीकॉप्टर से अगले 5 घंटों तक बचाव अभियान जारी रहा। सभी क्रू मेंबर को नजदीकी शिप तक पहुंचाने में सुबह हो गया। सभी सुरक्षित बचा लिए गए तो उनकी गिनती की गई। गिनती में पता चला इनके पास 47 क्रू मेंबर नहीं बल्कि है सिर्फ 46 क्रू मेंबर। एक गायब था। यहाँ पर दुख की बात ये थी, इन 46 लोगों में से 4 लोगों की डेथ हो चुकी थी, जबकि एक बंदा अभी भी गायब था। उसकी काफी लंबे समय तक खोज चली, पर वह आज तक नहीं मिला। समंदर में ही कहीं खो गया। इस तरह 47 में से 42 को जीवित बचा लिया गया था, जबकि 5 लोगों को गंवानी पड़ी अपनी जान। जब अलास्का रेंजर शिप समंदर में डूबा था तो उसके मात्र 2 साल पहले सन 2006 में एक कैदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पर एक सुबह जेलर जब उसके सेल में पहुंचा तो देखा वह अपराधी गायब है। उसके सेल में ना ही सुरंग था, ना ही भागने के लिए कोई खिड़की, और तो और उसके सेल के सामने सीसीटीवी कैमरा भी है, जहां से वो बाहर भी नहीं निकला था, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।